हाँ, तो आज अपना ये बहुत ही प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको ध्यान ही रखना है कि आज अपन बहुत खास बातें सीखने वाले हैं। थ्योरी पूरा चैप्टर, आज का पोर्शन थ्योरी है पूरी, लेकिन बहुत कुछ नॉलेजेबल चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जो आपसे हर कोई पूछ सकता है कि आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है तो क्या इसके अंदर आपने क्या पढ़ा फिर, या फिर आप बताओ कि शून्यकाल क्या होता है ना, 0 क्या होता है, आप बताओ प्रश्नकाल क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, हमारे लोकसभा के अंदर कब चलता है, ठीक है। और अभी मैं आपको फिर बता दूं कि जो पहले लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी के नाम से हमारे टीवी चैनल चला करते थे, उसका अब नाम संसद टीवी हो गया। मतलब संसद टीवी, पार्लियामेंट्री, तो कह रहे इंग्लिश में, हिंदी में संसद टीवी लिखा हुआ है, तो उसका नाम संसद टीवी हो गया। तो आप कभी भी अगर टीवी के अंदर देखना चाहो तो संसद टीवी नाम का के चैनल से जो न्यूज़ आती है वो देखा करो, और ज़रूर देखा करो, जैसे अभी लोकसभा सेशन चल रहा है। और आज लोकसभा के अंदर जो आज का अगर आपने देखना चाहो तो आज का देखना, ठीक है। आज का मतलब ये है, आज 2 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज आप अगर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा आज प्रश्नकाल का टाइम था, ठीक है। तो उसमें कैसे प्रश्न पूछते हैं एमपीज़, और उन एमपी का उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मंत्री होता है वो कैसे आंसर देता है, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि कैसे लोकसभा चलती है, ठीक है, वो सब। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को, मेरी एक बात को आज बहुत ध्यान से सुनना और साथ के साथ नोट करना है, क्योंकि चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 25, पहली बात यह है कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, मतलब संसदीय विशेषाधिकार या प्रिविलेज क्या है। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है कि ऐसा जो संसद आपको विशेष अधिकार देती है, जैसे कोई एमपी है भाई, जो पार्लियामेंट संसद में जो जीत के जाएगा वो एमपी कहलाता है, सांसद कहलाता है। तो जो सांसद है ना, वो अगर कुछ भी बोल दे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर, कुछ भी बोल दे, सुना मेरी बात को, कुछ भी अगर वो बोल देता है फिर भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब आप सोचोगे फिर तो वो कुछ भी कह सकता है ना। कुछ भी का मतलब ये कि उसको इसलिए खुली छूट दी गई है ताकि वो अपनी बात खुल के रख सके। अगर उसको शब्दों में बांध दिया जाएगा या फिर किसी प्रेशर में बांध दिया जाएगा तो वो अपनी जनता की बात लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर या फिर संसद या विधानमंडल में नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो चाहे राज्यों के अंदर विधानसभा हो, स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली हो, और चाहे स्टेट के अंदर ये लोकसभा राज्यसभा हो, यहाँ पर हर सांसद को, पार्लियामेंट को खुली छूट है, वो अपनी मर्जी से अपनी जनता की जो भी रिलेटेड कोई बात हो, कैसी भी बात हो, चाहे उसमें सरकार की बुराई करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो अपनी बात को रख सकता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, फिर आप सोचोगे फिर तो कुछ भी कहेगा, कभी गिरफ्तार होगा ही नहीं, हो सकता है, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो वहाँ का अध्यक्ष है, जैसे लोकसभा स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष है ना, तो वो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में राज्यसभा सभापति यानी चेयरमैन, वो उसको पहले सूचना देंगे, पहले ही उसको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आपने आज ये शब्द कुछ गलत कहे हैं और अब आपकी गिरफ्तारी होगी। तो वो पहले से ही तैयार हो जाता है, मतलब एक तरीके से ना के बराबर सा है कि उसको छूट है, क्योंकि हर कोई संवैधानिक बात ही करते हैं, गलत कौन बोलेगा, लेकिन एक बहुत अच्छी पावर है। अच्छा, ये हमारे, अब कुछ मैं बताता हूँ हिस्ट्री की बात, है ना। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 105 के अंदर है ये, ठीक है, अनुच्छेद 105 में ये बात लिखी हुई है, साइड में कहीं लिख लेना क्योंकि आपकी बुक में तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 105 के अंदर आर्टिकल 105 के अंदर ये बात लिखी हुई है, पार्लियामेंट प्रिविलेज यानी कि संसदीय विशेषाधिकार। और फिर हमने हमारे संविधान में हमने हर कंट्री से कुछ ना कुछ लिया है, कुछ खास बातें। तो ये वाली जो ताकत या पावर है हमने इंग्लैंड से ली है, ठीक है, इंग्लैंड बोल दो चाहे ब्रिटेन बोल दो, हमने ये कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से हमने ये वाली पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की जो शक्ति है या फिर जो संसदीय विशेषाधिकार हैं, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। ये भी साइड में कई बातें लिख लेना, क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों ही, ठीक है। चलो, ये कुछ बातें थी, अब अपन बातें अपने क्वेश्चन पर। इसका आंसर ये होगा कि विधायिका में कुछ भी, विधायिका का मतलब यहाँ पर पार्लियामेंट हो सकता है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकता है, मतलब संसद हो सकता है, चाहे राज्यों में विधानसभा हो सकती है। विधायिका में कुछ भी कहने के बावजूद किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। यानी नो एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट अ मेंबर फॉर वेदर व्हाटएवर द मेंबर मे बी सेड इन द लेजिस्लेचर, कुछ भी अगर वो कहे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दिस इज नॉन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। ये तो होगी अपनी डेफिनेशन। अब मैंने लिखा है नोट कि इसके अंदर अगर कोई किसी ने गड़बड़ कर दी या फिर कुछ अपशब्द बोल दिया या फिर कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, तो वो करेगा वो वहाँ के अध्यक्ष। विधायिका के जो अध्यक्ष हैं यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनको संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति है। वो जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा।
कि जिस एमपी ने कोई गलती कर दी तो अब इन अध्यक्ष महोदय के हाथ में है कि अध्यक्ष महोदय जो उनको कहेंगे वो उनको मान्य होगा, सबको मान्य होगा, क्योंकि वो पावर या शक्ति हमारे संविधान ने अध्यक्ष महोदय को दे रखी है। यानी कि द प्रेसिडिंग ऑफिसर द लेजिस्लेचर हैज़ बीन फाइनल पावर्स ऑफ डिसाइडिंग मैटर्स फॉर ब्रांच ऑफ प्रिविलेज। ठीक है, ये ध्यान रखना, वहाँ के जो भी ऑफिसर होंगे, यहाँ पर प्रेसिडिंग ऑफिसर का मतलब अध्यक्ष हो गया या फिर सभापति हो गया। ठीक है, यानी कि चेयरमैन या फिर आपका स्पीकर, उन दोनों में से छूट है, वो जो कहेंगे वो होगा। फिर आपके माइंड में फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, यानी कि जो ये संसदीय विशेषाधिकार, इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर मेन इसका पर्पज क्या है इसको लाने का, वो भी देख लो। क्योंकि मैंने 3 बातें लिखी है, अगर डेफिनेशन पूछे तो इतना ही लिखना है, मतलब परिभाषा इतनी लिखनी है। फिर अगर 2 मार्क्स में आ जाता है तो फिर नोट भी डाल देना उसके साथ में, या फिर साथ में उद्देश्य पूछता है तो उद्देश्य भी डाल देना, अलग से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने सारी बातें अलग अलग लिखी है। उद्देश्य है कि ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य ये है कि जो सांसद है, सांसद तो बैठेंगे संसद में, लोकसभा राज्यसभा में, और विधायक यानी कि जो एमएलए हैं, वो दोनों की बात है, एमएलए बैठते हैं राज्यों की विधानसभा में, तो सांसद और विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके और कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रख सके, अपनी पूरी बात रख सके। ऐसा नहीं कि परेशान में आ जाएं, एग्जीक्यूटिव पर भी फोर्स रहेगा। कैसे कि एग्जीक्यूटिव भी क्या करेगी, संभल के काम करेगी, कहीं ना कहीं अपने एमपी को अगर अपने सही से तवज्जो नहीं दी तो एमपी पार्टी छोड़ सकता है, जा सकता है, ऐसा तो उस पर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रहेगा। द मेन पर्पज ऑफ सच प्रिविलेज इज टू इनेबल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर to represent the people and exercise effective control over the executive। एग्जीक्यूटिव भी संभल के रहेगा, क्योंकि वो उसको सब कुछ बोलने का अधिकार है, तो वो खुद अपनी सरकार की बुराई भी कर सकता है अगर उसको सही नहीं लगा तो, कि नहीं इसके डिसीजन ये सही नहीं है, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया के अंदर ये काम गलत किया, ये किया, वो भी कह सकता है, तो वो भी संभल के काम करेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी इफेक्टिव और काफ़ी असरकारी ये क्वेश्चन था, मतलब ये पावर है हमारे पास, तो आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, और अब फिर एक बड़ा क्वेश्चन जो अपना एक तरीके से लास्ट क्वेश्चन होगा वैसे, लेकिन इस क्वेश्चन में और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग से पूछे जा सकते हैं कि क्वेश्चन आर क्या है, 0 आर क्या है, हाफ एन आवर, अच्छा पूरा नहीं लिखा क्या, हाफ एन आवर पूरा लिखना है, हाफ एन आवर डिस्कशन। ठीक है, ये पूरी लिख लेना, डिस्कशन एंड एडजॉर्नमेंट, ये यहाँ तक लिखना है। ठीक है, एंड एडजॉर्नमेंट, ये पूरी अपनी एक हेडिंग हो जाएगी, ये हेडिंग, उसके बाद में फिर 2 लाइनें लिखनी। ठीक है, कह रहा भी करा दूंगा तो मैं। अब बात करते हैं अपन, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, यानी कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करता है। जो संसद है वो कार्यपालिका को, मतलब पूरा मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को, इन सब को कैसे कंट्रोल करता है, वो देखते हैं अपन। तो देखो, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका अनेक स्तरों पर कार्यपालिका की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करती है। द लेजिस्लेचर इज पार्लियामेंट सिस्टम एंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी at various stages। The legislature does this through the use of variety of devices। तो मेरी बात को ध्यान समझना कि जो हमारी पार्लियामेंट है, वो जो सामने वाली, तो ऐसा मान लो कि एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पर सरकार से है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कौन, कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब जो काम करेंगे, काम कौन करेंगे, सरकार। जैसे अभी जो भी सरकार है एट प्रेजेंट, ठीक है, बीजेपी की सरकार अभी है, तो क्या होगा कि अब ये जो पार्लियामेंट है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है, टाइम टाइम पे क्वेश्चन पूछेंगे, कि लोग वहीं पर अपने सदन में पूछेंगे, जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि आएंगे वहाँ पर, जो एमपीज होंगे, वो एमपीज पूछेंगे उन मंत्रियों से कि हमारे एरिया के अंदर ये काम नहीं हुआ, तो संसद उनको रोक सकती है, कि सरकार को टोक सकती है, भाई क्यों काम नहीं किया, आपने तो 500 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा दिए थे, बताओ कहाँ लगाए। तो बहुत सारा ऐसा फोर्स अब ध्यान से समझना है। ठीक है, तो देखो पहला क्या काम है, पहला है बहस और वाद विवाद। ठीक है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, ये तो आपने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा देखना चाहिए संसद टीवी के अंदर, कि जैसे कोई इधर से प्रधानमंत्री बोलते हैं तो विपक्ष पार्टी वाले बीच में हल्ला शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे हुआ ही नहीं काम, ये गलत कह रहे हैं, या फिर इधर से कोई एमपी बोलता है सरकार का, ऑपोजिशन पार्टी वाला फिर बीच में बोल जाता है कि नहीं नहीं ये काम, मतलब एक बहस चलती रहती है, या फिर ये कोई बोल के रुकते हैं, वो दूसरा फिर बोलता है कि नहीं इन्होंने जो कहा था वो ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं वगैरह ऐसा। तो ये विवाद, क्या नाम है, वाद विवाद और बहस चलती रहती है, और सबसे अच्छी बात है, चलनी चाहिए, ये चलेगी तभी काम होगा। ठीक है, तो कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में विधायिका के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके क्रियान्वयन के तरीकों पर बहस करने का अवसर मिलता है। खुली छूट है, आराम से बोल सकते हो आप। ठीक है, इन ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द वे इन विच पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। तो देयर आर फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी, कौन कौन सी उनको अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी बात रख सकते हैं।
पहली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वह क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपने भी सुना होगा कि अभी प्रश्नकाल चल रहा है, अभी प्रश्नकाल चल रहा है। लोकसभा में ऐसी बातें होती है, क्योंकि अभी आपने अगर टीवी नहीं देखा तो आपको पता नहीं चलेगा। हमेशा मॉर्निंग में 11 बजे, पूरी बात को समझना है, 11 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे तक 1 घंटा हो गया। 11 बजे से लेके 12 बजे तक डेली फिक्स टाइम है ये, 11 से 12 1 घंटा क्वेश्चन आवर का होता है। समझ में आ गई? ये लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, संसद के अंदर, यानी कि संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन प्रश्नकाल आता है, जिसमें मंत्रियों को सदस्यों के तीखे प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है। अब मेरी बात सुना, हालांकि ये बातें आपके नहीं लिखी हुई टाइम की, लेकिन बता रहा हूँ, हमेशा 11 बजे से 12 बजे 1 घंटा होता है ये, ठीक है, 1 आवर, 1 घंटा प्रश्नकाल का होता है, फिक्स टाइम है ये। इसमें क्या होता है कि जो एमपी हैं, सारे एमपी तो मंत्री नहीं हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, कि जैसे कि ये एग्रीकल्चर यानी कृषि मंत्री है, मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है, ये एजुकेशन मिनिस्टर है यानी कि शिक्षा मंत्री है। अब जो एमपीज़ हैं वो क्या करेंगे, जिस भी क्षेत्र से वो जीत के आते हैं, कि सपोज वो जीत के आ गए हरियाणा से, हरियाणा को एक ज़िले से, या फिर राजस्थान के कोई एक ज़िले जयपुर से आ गए, तो जयपुर का एक एमपी वहाँ खड़ा होकर बोलेगा कि हमारे क्षेत्र के अंदर फलान कॉलेज खुलने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक वो कॉलेज नहीं खुली, तो हमें प्लीज़ अवगत कराया जाए। फलां मंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उन शिक्षा मंत्री से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कॉलेज, जब आपने इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम आपने ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि 1 साल के अंदर अंदर कॉलेज खोल दी जाएगी, लेकिन अभी तक वो कॉलेज नहीं खुला, उसके पीछे क्या कारण है? अब मंत्री महोदय खड़े होंगे, लोकसभा स्पीकर कहेंगे कि मंत्री महोदय इनकी बात का जवाब दीजिए, तो मंत्री महोदय कहेंगे कि हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, कॉलेज खुलने का टाइम हो चुका है, हमने 1 साल का कहा था, जबकि 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई इशू बता देंगे वो कि इस कारण से ये रुकावट आ गई, हम जल्द ही इसको खोलने की कोशिश करेंगे। अब ये क्वेश्चन खुली छूट है, सबके सामने आ गया, अब वो काम हो गए होगा, तो एक मतलब अपनी बात एमपी से रख सकते हैं। तो ये तो होता है क्वेश्चन आवर, विच इज़ held every day during the session of the parliament, where ministers have to respond to searching question raised by members. मेंबर द्वारा पूछा जाता है, लेकिन उस आंसर कौन देता है? मंत्री। ध्यान रखना, मंत्री आंसर देता है। ये तो हो गया क्वेश्चन आवर। इसके जस्ट बाद में, जैसे 12 बजे के बाद में एक होता है 0 आवर, शून्यकाल। ये शून्यकाल जो है ना, ये सिर्फ भारत में होता है, पूरी बात समझना। ये जो 0 आवर है सिर्फ भारत के अंदर ही होता है, ये तो सब जगह होता है, लेकिन ये 0 आवर हमारी संसद में होता है, और हमारे मीडिया के द्वारा दिया गया शब्द है। संसद के अंदर ऐसा कोई, हमारे कानून के अंदर, हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, संसदीय प्रक्रिया के अंदर ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन अब ये फेमस हो गया तो अपन खूब सारे वर्ड ऐसे हैं जो अपन फिर यूज़ करने लग जाते हैं। ये 0 आवर होता है। 0 आवर का मतलब शून्यकाल चल रहा है। शून्यकाल में क्या होगा कि सेम प्रोसेस वही होगा, क्वेश्चन तो इसमें ही पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें जब क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें मंत्री जवाब दे, ये कोई ज़रूरी नहीं। मंत्री बैठा बैठा सुन सकता है, लेकिन आंसर दे या ना दे कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ देना ही पड़ेगा, ये बात है, इतना सा फर्क। तो शून्यकाल, इसमें सदस्य किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा सकते हैं, पर मंत्री उसका उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि 0 आवर वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट द थिंग इज इम्पोर्टेंट थ्रू द मिनिस्टर आर नॉट बाउंड द रिप्लाई। मिनिस्टर इसके लिए रिप्लाई दे, ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है। चलो, ये बात थी। एक है हाफ एन आवर डिस्कशन एंड एडजॉर्नमेंट, मतलब आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव। आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव का मतलब ये है कि ये सब मामला तो है ही, फिर भी एक आधे घंटे की चर्चा और रखी जाती है, कोई किसी का क्वेश्चन रह गया हो, या फिर कुछ बातें ऐसी लगी, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिए थे वो स्पीकर को लगा कि नहीं, ज़्यादा उतने सही आंसर नहीं दिए गए, तो आधे घंटे की चर्चा और हो सकती है। स्थगन प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। स्थगन का मतलब उस मैटर को रोक दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है, आगे के लिए मतलब टाइम दे दिया जाता है, ऐसा सिस्टम होता है। वो भी हमारे बहुत अच्छी बात है वो भी, क्योंकि किसी के ऊपर चाहे आधे घंटे की चर्चा अलग से हो रही है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये भी है कि लोकहित के मामले में आधे घंटे की चर्चा और स्थगन प्रस्ताव का भी विधान है। देयर इज ऑल्सो ए, विधान का मतलब उसका भी नियम है, कानून है, मतलब बात रखी गई है, ठीक है। तो देयर इज ऑल्सो ए लॉ फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन एंड एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेट्रा इन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो बहुत शानदार बातें हैं और बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज अपन इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से मेरे साथ के साथ आपको उतारना है।
हाँ, अब देखो नेक्स्ट, इसके अंदर मैं कुछ बातें आपको नॉलेज की भी बताऊंगा, उनको आप साइड में कहीं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये थोड़ी सी बात मैंने और लिखी है उसी आपके फर्स्ट पॉइंट में ही, जो आपको कहाँ लिखनी है, या तो एक्स्ट्रा लिख लेना या फिर उसी आंसर में लिख सकते हो। जहाँ पर अपन लिखा था क्वेश्चन आर, प्रश्न काल जो लिखा था, उसमें थोड़ी बातें और जोड़ लो। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि प्रश्न काल कब पूछा जाता है भाई, नहीं, प्रश्न काल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर क्या पूछा जाता है। तो आंसर ये होगा कि ज़्यादातर प्रश्न लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजारी आदि पर सरकार से सूचनाएं मांगने के लिए होते हैं। जैसे कि महंगाई बढ़ गई तो जो प्राइस अगर राइज हो गई तो मंत्री से पूछा जाएगा कि इतनी महंगाई कैसे बढ़ गई, या फिर कोई जो फूड ग्रेन्स अगर कैसा मान लो कि धान की कमी हो गई तो भी पूछा जाएगा, या फिर ऐसा मान लो कि जो वीकर सेक्शन है उनको और वो ज़्यादा दबते जा रहे हैं तो उसके कैसे उनको ऊपर उठाया जाए, उनके लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम कर रही है वो पूछे जाएंगे। ये सब इस तरह के क्वेश्चन, या फिर ब्लैक मार्केटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा कालाबाजारी फैल रही है बाजार के मार्केट के अंदर, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दिस गिव्स द मेंबर्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हाँ ये भी है, एंड रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि एक बात तो वो अपन को कालाबाजारी वगैरह वो समझ में आ गई। एक चीज़ ये भी है कि इसमें जो सदस्य होते हैं ना, सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का अवसर मिलता है। ऐसा नहीं कि जिस गवर्नमेंट से आ गया तो अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं करेगा, अपनी गवर्नमेंट की वो आलोचना भी कर सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, या फिर कोई दूसरी गवर्नमेंट का कोई विपक्ष का बंदा है तो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकता है कि ये काम ठीक नहीं कर रहा है या फिर ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये बातें भी जोड़नी है। अगर कम मार्क्स में आता है तो इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, नंबर सेकंड पॉइंट, सेकंड है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, अप्रूवल एंड रेटिफिकेशन ऑफ लॉज। ये भी पार्लियामेंट के हाथ में है ना, कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, अब समझना है आपको, कुछ बातें बहुत तगड़ी बताऊंगा इसके अंदर, बहुत नॉलेज की साइड में कहीं उसको लिख लेना। पार्लियामेंट्री कंट्रोल इज ऑल्सो एक्सरसाइज थ्रू इट्स पावर ऑफ रेटिफिकेशन। ए बिल कैन बिकम ए लॉ ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि ये एक सबसे बड़ी इसके पास ताकत है कि कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास में होता है। ये अपन को सब पता है। और एक चीज़ यह भी अपन को पता है कि कोई भी विधेयक जो है वो अगर संसद में लाया जाता है तो संसद की स्वीकृति बहुत ज़रूरी है। जब तक संसद जो हमारा पार्लियामेंट है अप्रूवल नहीं कर देता वो कानून नहीं बनता है ना। तो ये भी उसके पास में पावर है। पावर मतलब ये है कि उसके ऊपर कंट्रोल है, क्योंकि स्वीकृति तो वहीं पर होगी ना, मेजोरिटी के साथ में, 2/3 मेजोरिटी के साथ में। तो ये भी एक कंट्रोल है। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। दूसरी ये वाली चीज़ समझनी है, ये जो बॉक्स में मैं जो ऐसा बॉक्स बना रहा हूँ ये आपको बहुत समझना है और इससे थोड़ा नॉलेज अपना बढ़ाना है। क्या कि यदि सरकार के पास लोकसभा में तो मेजोरिटी यानी बहुमत है लेकिन राज्यसभा में नहीं है, वापस सुनना, ऐसी कोई सरकार बनी, लोकसभा और राज्यसभा हमारी संसद के पार्लियामेंट के 2 हाउस है, गवर्नमेंट ऐसी बनी कि लोकसभा में तो उसके पास में बहुमत है, मेजोरिटी है, लेकिन राज्यसभा में उसके पास मेजोरिटी है, बहुमत नहीं है। अब क्या होगा कि कोई बिल, जैसे कि चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो, संविधान में संशोधन हो, चाहे और भी कोई भी सामान्य विधेयक है, अगर कोई नॉर्मल बिल है तो सारे के सारे पास दोनों सदनों में होने पड़ते हैं, सिर्फ मनी बिल को छोड़ के। मनी बिल तो लोकसभा के साथ, लोकसभा की ताकत है, लेकिन बाकी जितने भी बिल है वो दोनों सदनों में, दोनों हाउस में बारी बारी पास होंगे। लेकिन जब राज्यसभा मेजोरिटी नहीं है ना, तो राज्यसभा वहाँ पर दादागिरी कर सकती है, उसको पास करे और ना करे। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा हुआ है। ऐसे 3 बिल थे, लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक विधेयक 2000, ठीक है, ये ऐसे 2 विधेयक हैं जिनको राज्यसभा ने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, यानी कि लोकपाल बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002, हाँ 2002 है ये, 2000 नहीं है, 2000 भी मैं सोचा 2002 है ये, ठीक है। वो रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा ने इसको, दोनों को ये बिल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के अंदर उस टाइम की सरकार की मेजोरिटी नहीं थी। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, उस टाइम की सरकार की, मैं इसको स्किप करके आगे नहीं भागूंगा। ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम की सरकार का मतलब क्या है। देखो ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है कि यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो तो राज्यसभा में नहीं हो। अब ब्रैकेट वाली बात देखो, ऐसा हुआ है, कब हुआ? 1977 में, 1977 और 2000 में। 1977 के अंदर बनी जनता पार्टी, बहुत बड़ी चीज़।
1977 तक कांग्रेस लगातार जीतती हुई आ रही थी, ध्यान से समझना है ना। और 1977 लगातार जीतती हुई आ रही थी। 1977 के अंदर, 1970 से पहले पहले मान लो 1977 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार। गैर कांग्रेसी, सीधा सीधा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी हमारे देश में। मतलब कि बीजेपी की सरकार बनी थी, कहने का मतलब ये है। उस जब तक कांग्रेस बनती थी लगातार हमारे देश की आज़ादी होने के बाद में 1977 तक, लेकिन 1977 में पहली बार कांग्रेस हारी और जनता पार्टी बनी। और पीएम बने हमारे मोरारजी देसाई। पीएम कौन बने? मोरारजी देसाई। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के पहले पीएम मोरारजी देसाई। लेकिन सीधी सी बात है, 1977 के अंदर बनी थी। इससे पहले इंदिरा गांधी पीएम थी, इंदिरा गांधी का रुतबा था, कांग्रेस की भी बहुत ज़्यादा थी। ये सरकार बनी थी गठबंधन की, क्योंकि बीजेपी के पास इतना पूर्ण बहुमत या मेजोरिटी नहीं थी। कोalition गवर्नमेंट बनी थी। कोalition गवर्नमेंट जब बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती, और वही हुआ। ये जो मोरारजी देसाई है वो 2 साल तक पीएम बने रहे, 1977 से लेके 1979 तक, बस 2 साल तक पीएम रहे। उसके बाद में सरकार गिर गई, और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया ही जा रहा था लोकसभा के अंदर, ठीक है, ध्यान से सुना है ना, जैसे ही लोकसभा के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, तो इन्होंने उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया कि नहीं, मैं मेरी सरकार को, मतलब त्यागपत्र देने का मतलब कि मैं आज के बाद मैं पीएम नहीं हुई, लो साहब इस्तीफा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब प्राइम मिनिस्टर खुद इस्तीफा दे दे अपना, है ना, कि लो साहब मैं रिजाइन कर दे, तो पूरी की पूरी सरकार गिर जाती है, मतलब पूरा कैबिनेट खत्म, उसी दिन लोकसभा खत्म। ये बात मैंने आपको बता दी, इसीलिए टेम्पररी हाउस है, अस्थायी सदन है। उसी टाइम सरकार गिर गई। लेकिन हाँ, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने दिया। उससे पहले ही समझ गए कि लो मैं खुद ही मतलब दे देता हूँ त्यागपत्र, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मेरे साथ वाली जो जिससे मैंने कोalition या गठबंधन किया था वो मेरे अब नहीं रहे, ठीक है, वो किसी और की बातें करने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ, तो बस समझ में आ गई। लेकिन आपको फैक्ट लिखना है, पहली गैर कांग्रेस सरकार 2 साल तक चली, मोरारजी देसाई पीएम रहे, वापस इंदिरा गांधी बनेगी, लेकिन बीच में एक बहुत तगड़ी बात होगी। इसके बाद में फिर गठबंधन सरकार बनेगी एक, है ना, थोड़े ही दिन चलने देगी। इंदिरा गांधी हमेशा पीएम बनने की कोशिश करेंगे। तो अब इनके बाद में, मेरे पास जगह थोड़ी कम है लेकिन मैं लिख देता हूँ यहीं पर, इनके बाद में ना 6 महीने तक प्राइम मिनिस्टर नए बनेंगे, वो भी गठबंधन की सरकार बनेगी। और गठबंधन भी कांग्रेस का और इसके साथ में, ये बीजेपी की नहीं, ये वापस कांग्रेस की गवर्नमेंट है। और यहाँ जो पीएम बनेंगे वो बनेंगे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, पूरी बात को समझना है। और चौधरी चरण सिंह ये 6 महीने तक पीएम रहेंगे। और इंदिरा गांधी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के साथ गठबंधन था, तो इंदिरा गांधी और उनकी सबकी बातचीत कर करा के 6 महीने के अंदर ने सरकार को गिरा दिया। और ये ऐसा मान लो कि 79 से लेकर 80 तक लगभग, क्योंकि वो आधा साल इसका ऊपर निकल गया था लगभग इस तरीके से, तो वापस इंदिरा गांधी बन जाएगी 1980 में, ठीक है, वापस इंदिरा गांधी बन जाएगी पीएम, और ये यहाँ से सरकार गिर जाएगी। ये थी 1977 की कहानी, ठीक है, तो ध्यान रखना। और चौधरी चरण सिंह की एक बात और बताऊं, जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एकमात्र ऐसे पीएम, देखो हर प्राइम मिनिस्टर को लोकसभा के अंदर जाना पड़ता है, ठीक है, और हर 6 महीने के बाद में लोकसभा का सेशन भी होता है। लेकिन ये 6 महीने तक रहे भी थे, सेशन होने वाला था या फिर हुआ, नहीं हो पाए, उससे पहले ही इनकी सरकार गिर गई। तो ये एकमात्र ऐसे पीएम है जिन्होंने पीएम रहते हुए कभी लोकसभा में पैर नहीं रखा, मतलब लोकसभा में कभी गए ही नहीं। ये पहले पीएम, एकमात्र पीएम। बहुत क्वेश्चन बार रिपीट हुआ है कि ऐसे कौन से पीएम हैं जो कभी लोकसभा में ही नहीं गए, तो वो है चौधरी चरण सिंह। ये बातें भी आपको याद रखनी चाहिए। अब बात आती है 1977 की स्टोरी तो खत्म हो गई। अब बात आती है 2000 की, 2000 की। 2000 का मामला कुछ ऐसा है कि 2000 के अंदर पीएम, इस टाइम पर पीएम है अपने अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल जी है, शॉर्ट में लिख देता हूँ अटल जी है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी है।
अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर तीसरी बार पीएम बन रहे हैं। ठीक है, जगह कम है, मैं लिखना कहीं चाह रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, क्योंकि इनकी भी सरकारें बहुत गिरी, बहुत बार सरकारों को इनको गिरा दिया गया। जैसे यहाँ पर गैर कांग्रेसी बने 2 साल तक रही, वापस ये बने, इसके बाद में इंदिरा गांधी वापस बन गई और कंटिन्यू इंदिरा गांधी पीएम है यहाँ पर। उसके बाद में और ये बने 1996 में, ध्यान से समझना, 1996 में अटल जी 3 बार पीएम बने, तो पहली बार पीएम बने 1996 में। और ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि ये भी गठबंधन की सरकार थी, कोalition गवर्नमेंट थी, मात्र 13 दिन चली। ध्यान से समझना, 13 डेज, 13 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, इसके बाद में सरकार गिर गई। फिर इनके बाद में HD देवगौड़ा वगैरह पीएम बने, और इस तरीके से फिर वापस अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बने 1998 के अंदर, और 1998 ये लिख देता हूँ, 1998 के अंदर पीएम बने। ठीक है, 1996 के अंदर पीएम बने थे, 13 दिन सरकार रही। 98 के अंदर पीएम बने, 98 से लेकर 99 तक रहे, और बस ये भी साल भर के करीब, 1.5 साल करीब सरकार चली। फिर वापस 99 में यहाँ पर क्या होगा कि 1999 के अंदर कारगिल का युद्ध होगा। ठीक है, और कारगिल युद्ध में अब देश बहुत ही शानदार तरीके से जीतता है। तो उस टाइम पर कारगिल के जीतने से और पूरी हवा अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में हो गई। ठीक है, और बहुत अच्छा पीएम माना गया, क्योंकि अपने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धूल चटाई थी, और भारत ने 1999 में कारगिल युद्ध जीता था। कारगिल जगह का नाम है, तो कारगिल युद्ध जीते थे। और फिर वापस ये ध्यान रखना, 98 से 99 दूसरी बार पीएम, 96 में पहली बार पीएम, और फिर 1999 से लेके 2004 तक पूरे 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली, फर्स्ट क्लास, क्योंकि यहाँ पर अच्छे पीएम बन गए। यहाँ पर इमरजेंसी, आपको पता है जब युद्ध वगैरह होता है तो वो तो खैर भी उस टाइम पर, उसके बाद में फिर सिलेक्शन हुए, तो 1999 से लेकर 2004 तक हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल लगातार मनमोहन सिंह की सरकार रही कांग्रेस में। ठीक है, और 2014 से लेकर अभी ये कंटिन्यू मोदी सरकार चल रही है लगातार, ये मोदी का दूसरा सेशन है। तो इस तरीके से ये सिस्टम था। तो जब 2000 की बात करते हैं अपन, मतलब 99 से लेकर 2004 इस टाइम की बात है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 13 दिन चली थी, यहाँ पर कोई खास नहीं, लेकिन ये जो बात है वो इस टाइम पीरियड के बीच वाली है। 1999 से लेकर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, उस टाइम पर क्या हुआ था, राजग बोला जाता है हिंदी में, हिंदी में तो राजग, वैसे इंग्लिश में NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो, बीजेपी अगर किसी से गठबंधन करती है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, हाँ, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लिख सकते हो चाहो तो फुल फॉर्म। जब बीजेपी किसी से गठबंधन करती है तो वो कहलाता है NDA। बीजेपी अगर किसी से गठबंधन करती है, कोalition करती है, वो कहलाता है NDA, मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। कांग्रेस अगर किसी से करती है तो वो कहलाता है UPA। ठीक है, बस तो सिंपल है UPA। तो ये वही वापस सिस्टम है, और इस तरीके से वो हो गया। हाँ, 2000 में राजग सरकार, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि राजग सरकारों के दौरान ये मामला हुआ। क्या हुआ कि इस टाइम पर उनके पास बहुमत या मेजोरिटी तो थी नहीं, तो सरकारें, जब मेजोरिटी नहीं होगी तो कोई बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि सबके साथ में फिर थोड़ी छोटी मोटी छूट देनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा, वो सब है। इसलिए क्या हुआ कि तब संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार को काफ़ी रियायतें देनी पड़ी, बहुत छूट देनी पड़ी, फिर भी बिल पास नहीं हुए, जैसे कि लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधक और ये सब भी। ठीक है, इन सबको राज्यसभा ने स्वीकृत कर दिया। अब पूरी स्टोरी समझ में आ गई ना आपके, ये बहुत जरूरी है चीज़ें। अब बात करते हैं तीसरी, वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रांटेड थ्रू द बजट। सरकार कोई भी काम करेगी, कितना करेगी, किस फील्ड में पैसा खर्च करेगी, वो बजट के अंदर बातें सारी होती है। और बजट की निगरानी कौन करेगा? पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसके अंदर संसद की अगर होती है तो समझना कि संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। अब बजट बना तो लिया, लेकिन बजट को पहले पास करवाना पड़ेगा संसद में।
ठीक है, और किस फील्ड में कितना कितना पैसा लगेगा वो भी पार्लियामेंट से सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो इस टाइम पर कंट्रोल करने का मौका मिल जाएगा संसद को, ठीक है, पार्लियामेंट को, और वही अपन पढ़ रहे हैं। ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी के कारण विधायिका यानी कि संसद, पार्लियामेंट, उसको कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ से अपन पढ़ेंगे कि प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बजट फॉर द अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। और इसी ऑब्लिगेशन की वजह से, इसी जिम्मेदारी की वजह से, दिस ऑब्लिगेशन अलाउज द लेजिस्लेचर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पर्स का मतलब, पर्स स्ट्रिंग का मतलब खजाना एक तरीके से, ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, उस पर कंट्रोल करने का मौका मिल जाता है। और वह भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर धन का अगर मिसयूज हुआ है तो जांच भी कर सकती है। अब एक बात बताता हूँ, हर किसी की जांच करने के लिए अलग अलग टीमें हैं, जैसे कि इट कैन इंक्वायर इनटू केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स। अगर सरकार ने मिसयूज किया है तो मतलब कार्यपालिका ने, एग्जीक्यूटिव ने अगर किसी पैसे का, फंड का मिसयूज किया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG बोला जाता है इसको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, CAG बोला जाता है, एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये होती है पब्लिक लोक लेखा समिति। वैसे तो बहुत सारी समितियां, आपको उतना नहीं जाना अंदर, सिर्फ एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। ये ऐसा मान लो कि दो ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ऐसी दो संस्थाएं हैं जो जांच करती है किसकी, कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की, कि उसने कहीं पैसे का मिसयूज तो नहीं कर दिया। और इनकी जांच कौन करवाएगी, इनकी जांच करवाएगी संसद यानी कि पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, ठीक है। तो ये कुछ बातें, इन सबसे उसके ऊपर कंट्रोल रहता है एग्जीक्यूटिव पर, वही तो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे चौथा पॉइंट देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव। हालांकि मैंने इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा आपको लिखवाया था, वो भी इसमें लिखना है कि संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार अविश्वास प्रस्ताव है, ठीक है। इन द मोस्ट पावरफुल वेपन, तो जो कल क्वेश्चन में लिखा था ना, उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन था, मोस्ट पावरफुल वेपन भी लिख सकते हैं उसको, है ना, पावरफुल वेपन का मतलब शक्तिशाली हथियार। तो द मोस्ट पावरफुल वेपन द इनेबल्स द पार्लियामेंट टू इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी इज द नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल या फिर सहयोग, देखो अपन ने क्या बात करी, अपनी बात करी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इसका एक शानदार हथियार है, ये कभी भी इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक बात बताओ, अभी जैसे 2014 से जो मोदी सरकार चल रही है, 19 में वापस नहीं बन गई, दूसरा सेशन मतलब ये कार्यकाल है उनका, 24 तक ये रहेगी, क्योंकि 100% ही रहेगी, दोनों में कोई चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ इस बार है, फुल मेजोरिटी के साथ में है। तो जो अगर फुल मेजोरिटी में होती है ना, तो वहाँ पर ये अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक कल्पना कर लो बोले कि ऐसा हो सकता है, और बाकी कभी नहीं गिर सकती। हाँ, फुल मेजोरिटी अगर नहीं थी पहले, जैसे 1989 की अगर बात करें अपन, उस टाइम से लेके आपने देखा कि 3 बार तो प्राइम मिनिस्टर, 13 दिन की प्राइम मिनिस्टर अपने देश के बन चुके, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, इतने दिनों में सरकार गिर जाती थी। वो ये क्योंकि वो उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता था, उनको इस चीज़ का डर था, वो या तो पहले ही इस्तीफा दे देते या त्यागपत्र दे देते, तो इसको लाने नहीं दिया जाता, उससे पहले समझ जाता है कि हाँ अपने पास तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि जो अपना होगा ऑटोमेटिक पता चल जाता है, बातचीत होती रहती है, मिलना जुलना रहता है। लेकिन जब वो बातचीत बंद कर देते हैं, इसका मतलब मामला गोड़ है, वो वाली चीज़ है। तो ऐसा ही यहाँ है, तो वो बात मैंने लिखी है नीचे, है ना, ध्यान से सुनना कि लेकिन जब तक सरकार को अपने दल अथवा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो, जो मैंने अभी बात की आपको, मेजोरिटी प्राप्त हो, तो फिर ये जो प्रस्ताव या फिर ये जो मोशन है सरकार को हटाने की सदन की ये शक्ति, फिर वहाँ पर तो हमें वास्तविक तो कम और काल्पनिक ज़्यादा लगती है ना। वहाँ पर तो फिर हम एक कल्पना ही कर सकते हैं ऐसा कुछ होता है, बाकी फिर तो होना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो तो मेजोरिटी में है। यानी कि यहाँ से लिखेंगे कि पार्लियामेंट योगी, हाँ, एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट हैज़ द सपोर्ट ऑफ इट्स पार्टी या फिर कोलिशन ऑफ पार्टीज दैट हैव ए मेजोरिटी इन द लोकसभा, द पावर ऑफ द हाउस टू डिसमिस द गवर्नमेंट इज फिक्शनल रादर देन रियल से कम हमें फिक्शनल का मतलब है काल्पनिक ज़्यादा लगती है, कि लोग ऐसी उम्मीद कर सकते हैं लेकिन सरकार तो नहीं गिरेगी क्योंकि वो तो फुल मेजोरिटी में है, बहुत कम चांस है, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, ठीक है। लेकिन फिर भी लाइन आपको नीचे लिखना है। आप ये तो अपन सोच सकते हैं
कि हाँ अगर मेजोरिटी में कोई सरकार कैसे गिरेगी, लेकिन ऐसा मत सोचना कि इस पावर ये वाली जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में ताकत ही नहीं है, ताकत बहुत है। वो एग्जाम्पल देना नहीं चाहिए कि हाँ मानते हैं मेजोरिटी में नहीं गिर सकते, लेकिन मेजोरिटी नहीं हो तो गिरी भी है, तो ध्यान रखना। लेकिन सन 1989 के बाद से अपने प्रति सदन के अविश्वास के कारण सरकारों को त्याग पत्र देना पड़ा है, ठीक है। हाउएवर आफ्टर 1989 several governments has been forced to resign due to lack of confidence of the house, ठीक है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है। Thus, the parliament can effectively control the executive and ensure a more responsive government। कितना शानदार आंसर लिखा है, देखो बहुत मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए, लाइन टू लाइन सेलेक्ट कर करके छांटना, क्या छोड़ना है क्या रखना है, इन सबको आपको ऐसा कैसा याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर लगा लेना भाई कौन सा था, 26 या जो भी होगा, ठीक है। संसदीय समितियां क्या करती है, वो डू द कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट डू। ये जो संसदीय समितियां हैं, हालांकि संसदीय समितियां बहुत है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन उतना नहीं पढ़ना जो आपकी बुक में, क्योंकि ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, ये आप कभी पढ़ लोगे, क्योंकि इनमें भी क्या थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन ये तो अभी जितने अपने कोर्स में वो पढ़ेंगे। अपने कोर्स के अंदर 2 कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटीज़ यानी कि स्थायी समितियां, और जॉइंट कमेटीज़ यानी कि संयुक्त समितियां। 2 समितियां आपके कोर्स में है, ठीक है। पहले बात करते हैं स्टैंडिंग कमेटीज़। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्थायी समितियां हैं वो क्या होती है, इतना सा स्टैंडिंग कमेटीज़। तो पहली बात ध्यान से सुनना कि 1983 के अंदर बनी थी ये, ठीक है। तो 1983 से भारत में जब भारत में कपिल देव, ऐसा थोड़ा तरीका बता रहा हूँ, जब हमारे इंडिया की टीम के कपिल देव जो हमारे कैप्टन थे और अपने 1983 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, वही वाला ईयर है ये। तो 1983 से भारत में संसद की जो स्थायी समिति हैं उनकी प्रणाली विकसित की गई, यानी कि सिंस 1983 इंडिया हैज़ डेवलप्ड ए सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। इसके बाद में विभिन्न, तो एक तो ये याद होगी, ठीक है। फिर विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी कितनी समितियां बनी हुई है, 20, यानी कि देर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमिटीज़। ऐसी 20 कमेटियां बनी हुई है, भी क्वेश्चन कोई आ सकता है छोटा मोटा। अब बात आती है कि स्थायी समितियां करती क्या है, क्वेश्चन कितने बनेंगे। स्टैंडिंग कमिटीज़ कब बनी, 1983 में। स्टैंडिंग कमिटीज़ और कितनी ऐसी कमेटियां हैं, 20। फिर इसके बाद में स्टैंडिंग कमिटीज़ यानी कि जो ये स्थायी समितियां, इसके क्या काम है वो पढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन बन गए। स्थायी समितियां विभिन्न विभागों के कार्यों, उनके बजट, खर्चे तथा उनसे संबंधित विधेयकों, यानी जो बिल होते हैं वो कानून बनते बाद में जाके विधेयकों की देखरेख करती है। ये काम है इनका, कि कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है इनके पास में, कोई सा भी डिपार्टमेंट, विभिन्न विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट से इनको काम मिलता है। वहाँ उनको एक कार्यों को देखती है, बजट देखती है, कितना खर्च करना है वो देखती है, और विधेयक सबकी एक बार देख रेख करती है। उसके बाद में ही दोनों सदनों में लाया जाता है, वो मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ये हो गया, यहाँ से पढ़ेंगे अपन। स्टैंडिंग कमिटीज सुपरवाइज द वर्क ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, देयर बजट, देयर एक्सपेंडिचर एंड बिल्स दैट कम अप इन द हाउस रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंट, ठीक है। अब जॉइंट कमीशन, संयुक्त समिति, देखो इजी है, थ्योरी पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। इन समितियों में अब ये एक नई चीज़ है कि इसके अंदर दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन इसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। मेंबर्स ऑफ दिस कमिटीज आर सिलेक्टेड फ्रॉम बोथ हाउसेस। दोनों हाउस का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदन के इसके अंदर मेंबर होते हैं। और संयुक्त संसदीय समिति, अच्छा एक बार और ध्यान रखना, आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना तो उसमें शॉर्ट में लिखा हुआ आता है जेपीसी, इसको जेपीसी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। कह रहे हो तो कोई बात नहीं, बाद में और देख लोगे। इन समितियों को हाँ दोनों सदस्य होते हैं। और संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए किया जाता है। इनका काम ये है। जेपीसी क्यों बोला जाता है, क्योंकि फुल फॉर्म है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज जेपीसी कैन बी द सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर बिल और फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फिनेंशियल इरेगुलरिटीज, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ का मतलब अनियमितता, यानी कि ये समितियाँ क्या क्या काम करती है। एक तो कोई भी अगर कोई विधेयक बना है उस पर डिस्कशन करेगी, संयुक्त चर्चा करती है। जॉइंट नाम है जॉइंट,
तो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य मेंबर होते हैं इसके अंदर, और वो बैठ के कोई बिल या जो कोई भी सभा में लाया जा रहा है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, उस पर बैठ के चर्चा करते हैं कि हाँ यार बिल ठीक है, थोड़ी बहुत ठीक करना चाहिए वगैरह वगैरह, वो ठीक है। और एक वर्ड यूज किया अपने, दैनिक कार्य भी देखते हैं, डे टू डे वर्क भी देखते हैं, इसलिए फिर नीचे लिखना है डे टू डे वर्क, अलग से हेडिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, तो फिर नीचे लिखेंगे अपन दैनिक कार्य। अच्छा, एक लाइन और रह गई कि ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं वरन सदन के दैनिक कार्यों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दिस कमिटीज प्ले वाइटल रोल नॉट merely इन द लॉ मेकिंग बट ऑल्सो इन द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। ठीक है, प्रतिदिन मतलब दैनिक काम कार्यों को भी देखती है। बस यहीं से क्वेश्चन अलग से आ जाएगा कि डे टू डे वर्क कौन कौन से देखती है ये। तो डे टू डे वर्क का मतलब है स्टडिंग द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स made by various ministries, looking into expenditure incurred by various departments, investigating cases of corruption etc. ये कुछ काम है जो हर दिन, मतलब डे टू डे का मतलब होता है हर दिन, एक तरीके से ऑफिस से चलता है ना, वैसे ही काम देखती है। मतलब कि विभिन्न मंत्रालयों के जो अनुदान मांगे हैं उनके स्टडी करती है, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट को कितना पैसा चाहिए, किस फील्ड में चाहिए, उसकी स्टडी करती है। ठीक है, और विभिन्न विभागों के द्वारा कितना खर्चा इन्होंने बताया कि हमने इस फील्ड में इतना खर्च कर दिया, उसकी जांच करती है। भ्रष्टाचार करप्शन के वगैरह में भी ये पड़ताल करती है कि किस मामले में कहीं करप्शन तो नहीं हुआ। बस अगला है लास्ट, ये काम हो गया, दोनों समितियों के बारे में लिख चुके हैं अपन। अब आधी एक लाइन छोड़ के फिर से लास्ट 2-3 लाइनें वो लिखनी है कि समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार हल्का कर दिया। अब मैं आपको फिर बताऊं, अगर डीपली क्वेश्चन पूछता है ना तो फिर पूछे 1 नंबर में अगर क्वेश्चन आए कि इन समितियों ने, कमिटीज़ ने पार्लियामेंट के लिए क्या लाभ या क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट किया, तो ये आंसर बेनिफिट में लिख देना आप 2 लाइन। ठीक है, बस वो एक तरीके से फ़ायदा है। एक तो ये है कि संसद का जो कार्यभार है थोड़ा हल्का हो गया। हल्का कैसे हुआ कि बहुत सारे काम ये देख लेती है संसद को, सिर्फ सिग्नेचर करने होते हैं बस, क्योंकि उनको इन समितियों पर ट्रस्ट है, क्योंकि ये दोनों हाउस की होती है तो मिल के बैठ के काम होता है, वो सही होता है। अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को समितियों को भेजा गया है और भेजने के बाद में संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम को छिटपुट कुछ बदलाव करने पड़ते हैं, बाकी उनको मंजूरी ही दी है। इसका मतलब इनको पूर्ण विश्वास है, तो बहुत हेल्प हो गई। यानी कि द कमिटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस द बर्डन ऑफ द पार्लियामेंट। एक तो बर्डन कम हो गया, दूसरा मैनी इंपॉर्टेंट बिल्स हैव बिन रेफर्ड टू कमिटीज़ को बहुत सारे महत्वपूर्ण बिलों को भेजा गया है बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, फिर द पार्लियामेंट हैज़ मैरली अप्रूव्ड द वर्क डन इन द कमिटीज़ विथ फ्यू ओकेजनल ऑल्टरनेशंस, यानी कुछ कोई छोटी मोटी कोई बदलाव के करने पड़े, क्योंकि वो देखो फॉर्मेलिटी के तौर पे नॉर्मल कर देते हैं, बाकी लगभग ऑलमोस्ट उन्हीं की बात मान ली जाती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर अपना चैप्टर फिनिश। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर मैंने ठीक कर दिए वैसे, और आप देख लेना 27 होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि वो पिछली बार वो 26 होगा। तो देखो ये हैं 3 क्वेश्चन मैंने और लिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाउ डज द पार्लियामेंट रेगुलेट इट्सेल्फ, यानी कि अब ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अब मैंने कितनी सारी पार्लियामेंट की बातें कर ली, संसद की बातें कर ली, लेकिन ये क्वेश्चन है कि संसद स्वयं को कैसे रेगुलेट करती है, स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। तो 2 तरीके से करती है, पॉइंट बना के लिखना है ऐसा कैसा। एक, अध्यक्ष द्वारा नियंत्रण, यानी रेगुलेट बाय प्रिसीडिंग ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर होगा, चाहे लोकसभा का तो लोकसभा, राज्यसभा का तो राज्यसभा का, वो ऑफिसर के द्वारा करती है। कैसे कि सदन का जो अध्यक्ष होता है ना, वो अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, क्योंकि सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। आपने देखा होगा, अगर आप संसद टीवी देखोगे तो उसमें जब लोकसभा की मीटिंग चल रही होगी या फिर राज्यसभा का सदन चल रहा होगा, तो आप देखना कि लोकसभा के अंदर सामने सामने बैठ रहते हैं लोकसभा अध्यक्ष, या फिर वो एब्सेंट होता है तो कोई दूसरे पदाधिकारी बैठते हैं, तो वो हमेशा उनको नहीं भाई आप बैठ जाओ, आप मत बोलिए, बीच मत बोलिए, ऐसे रोकते रहते हैं। अगर कोई बीच में कोई एमपी खड़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं एक बार रुकिए, इनको बोलने दीजिए, अब आप बोलिए। मतलब पूरी सदन की कार्रवाई को वो संभालते हैं, वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बस वही पढ़ रहे हैं। यानी द प्रिसीडिंग ऑफिसर्स कंट्रोल द मेंबर्स बिकॉज द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज द फाइनल अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि वो उनके सबसे मेन मुखिया होते हैं और जो वो कहेंगे वही होगा। एक चीज़ तो ये। दूसरी जो बिल्कुल नई चीज़ पढ़ोगे आप, दल बदल निरोधक कानून द्वारा नियंत्रण, रेगुलेट बाय एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। पहले इसके बारे में पढ़ लिया जाए, नीचे आओ सीधे यहाँ, फिर पढ़ेंगे वो व्हाट इज डिफेक्शन। ठीक है, यानी कि दल बदल क्या है, पहले मैं आपको रफली ऐसे ईजिली सिखा दूँ। दल बदल का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी ए नाम का,
वो बीजेपी से जीत के आया, ध्यान से सुनना है ना। फिर उसने 2-3 साल बाद में क्या करा, बीजेपी की बात नहीं मानी और कांग्रेस को वोट दे दिया। कांग्रेस को वोट दे दिया मतलब वो तो खुद जीत के आया, वो किसको वोट देगा, मतलब उसने बीजेपी वालों की बात नहीं मानी, बीजेपी की मीटिंग में नहीं गया। फिर करते करते वो क्या करने लगे, कांग्रेस के दल में शामिल होना चाहा और उसमें शामिल हो गया, मतलब उसने अपना दल बदल लिया, समझ रहे हो। और ये ऐसे लोग पहले दल बदल लिया करते थे, पहले तो गठबंधन कर लेते, कोalition कर लेते, या फिर पहले तो किसी और पार्टी के सिंबल से जीत जाते, जैसे कांग्रेस का हाथ है तो हाथ के सिंबल पे जीत गए, बाद में जाके किसी और पार्टी को समर्थन दे दिया। पहले ऐसा होता था, बड़ी मुश्किल पैदा होती थी, चलते सरकारें गिर जाती वगैरह वगैरह। तो फिर एक एक्ट बनाया, हमारे संविधान के अंदर एक संशोधन किया, एक अमेंडमेंट किया, 52वां 52nd अमेंडमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट इन 1995 1995 के अंदर एक कानून बना दिया कि कोई भी ऐसे बिना मतलब उसके किसी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। अब फिर उसको 91 में फिर वापस से मॉडिफाई और किया, मतलब उसमें और रूल डाल दिए, 91वें संविधान संशोधन के अंदर और डाल दिए। वो हालांकि आपके लेवल का नहीं है, वरना 91st अमेंडमेंट पूरा पढ़ाऊँ तो आपको सारी बातें समझ में आए, लेकिन मैं ऐसे ही बता दूंगा तो वही बहुत है आपके लिए। तो उसमें फिर वापस चेंजेस कर दिए कि कोई भी बंदा ऐसे ही बिना सोचे समझे ही पार्टी नहीं बदल सकता। बहुत सारे रीज़न बताने पड़ेंगे कि पार्टी के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मीटिंग्स में उसको नहीं बुलाया जाता हो, या फिर और ऐसी काम जिसके उसको कोई मतलब पावर्स नहीं दी गई हो। बहुत सारे ऐसे इशू बताने पड़ेंगे तब जाके किसी पार्टी का दल बदल, और वो भी पहले देना, पार्टी से पहले लिखवाना पड़ेगा। बहुत सारे कुछ ऐसे इशू मतलब करने पड़ेंगे तब जाके वो पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी में जा सकता है, ठीक है। अब एक दल बदल का कानून बन चुका है, हर कोई पार्टी नहीं छोड़ सकता। अब देखते हैं ऊपर, संसद वापस, हाँ, तो सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय करेगा। द प्रेसिडिंग ऑफिसर, इसमें भी वही प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब काम मतलब मेन होगा, वही इस पर द ऑफ द हाउस इज द अथॉरिटी हु टेक्स फाइनल डिसीजन इन ऑल सच केसेस। जितने भी केस आएंगे दल बदल से रिलेटेड वो उन्हीं के फाइनल होंगे, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होगा, चाहे लोकसभा राज्यसभा कोई भी। और ये यदि ये सिद्ध हो जाता है कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर बिना कोई कारण ही, बिना कुछ बताए ही अगर किसी ने दल बदल लिया, अपनी पार्टी चेंज कर ली, तो उसकी सदन की सदस्यता, मतलब अगर वो एमपी है तो उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खत्म, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, मतलब उसको हटा दिया जाएगा, उसको ऑटोमेटिक मेंबरशिप है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद, जैसे कि मंत्री अगर वो बना हुआ है, तो उसको अयोग्य घोषित कर देंगे कि आज के बाद मंत्री पोस्ट भी खत्म, ठीक है, क्योंकि इसने चलते ही पार्टियां बदल लेता है, दल बदलू बन गया, जब कभी इधर तो कभी उधर, ऐसा नहीं चलेगा। इसको मंत्री पद से हटा दिया जाता है और मेंबरशिप से हटा दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। लेकिन वो प्रूव हो जाना चाहिए कि हाँ इसने पार्टी छोड़ दी। इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट ए मेंबर हैज़ डिफेक्टेड then such member loses the membership of the house. Besides, such a person is also disqualified, मतलब मंत्रिपरिषद से, from holding any political office like member ministership का मतलब मंत्री पद एक्सेट्रा, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि है क्या है दल बदल, डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज डिफेक्शन। तो यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद, ध्यान से समझना, बावजूद सदन में उपस्थित ही नहीं होता है, नहीं हो रहा हो, या फिर अपना जो कोई दल, अपनी जो पार्टी है उसकी बात नहीं माने, उसके विपरीत सदन में मतदान करें, अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता से त्याग, तीन इशू बताए गए डेफिनेशन में, ध्यान से सुनना। पहला, जैसे कि मैं बात करता हूँ, सपोज कोई एक पार्टी है जिसका नाम है ए, ध्यान से सुनना, ए पार्टी का कोई बंदा है और बंदे का नाम है सपोज एक्स, ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है, ये उसकी पार्टी का नाम है, ये उस बंदे का नाम है, ध्यान से सुनना। अब इसने दल बदल दिया है ना, दल बदल पढ़ रहे हैं अपन, तो हुआ क्या, कब दल बदल माना जाएगा, कब इसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, अगर इस एक्स नाम के बंदे ने इसकी बात नहीं मानी हो, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन्होंने कोई मीटिंग वगैरह रखी हो, कहीं बुलाया हो तो ये ना गया हो, एब्सेंट रहा हो। तीसरी बात, जैसे कोई सदन के अंदर या हाउस के अंदर कोई बिल लेके आए, कोई विधेयक लेके आए और इसको कहा कि विधेयक अपनी पार्टी का है क्योंकि अभी हमारी सरकार है, तेरे को वोट करना है, और ये वोट ना करे, ये किसी सामने वाली पार्टी को वोट कर देता है। ये तीन कारण है, एक तो नेतृत्व का आदेश ना मानना, एब्सेंट रहना, और तीसरा किसी और को वोट कर देना, विपरीत सदन में मतदान करना। तीन इशू है। अगर ऐसा है तो या फिर हाँ एक बात और है, या फिर खुद अपनी इच्छा से त्याग पत्र दे दे कि नहीं मैं इस पार्टी में रहना ही नहीं चाहता, ये बात है।
ठीक है। स्वेच्छा से दल की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दे तो उसको दल बदल मान लिया जाता है कि हाँ अब इसने दल छोड़ दिया, मतलब अपनी पार्टी छोड़ दी, किसी और पार्टी में चला गया। इफ ए मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस व्हेन आस्क्ड बाय द पार्टी लीडरशिप टू रिमेन प्रेजेंट, ठीक है, और वोट्स अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टी, जो कहा था उसके खिलाफ वोट कर रहा है, या फिर वॉलंटरली लीव्स द मेंबरशिप, या फिर एब्सेंट रहता है ऑफ द पार्टी से, तो इट इज डीम्ड एज डिफेक्शन, तो उसको दल बदलू माना जाएगा। फिर मैंने बात बताई दी आपको कि 52वें संविधान संशोधन के तहत ये बात जोड़ दी गई और उसको एक कानून बना दिया। दिस इज नॉन एज एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट एक्ट भी लिख सकते हो, ये कानून बन चुका है। और फिर इट हैज ऑल्सो बीन सब्सिक्वेंटली मॉडिफाइड बाय द 91st अमेंडमेंट, उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दिया गया और खास बातें और डाल दी उसमें 91वें संविधान संशोधन के तहत। तो इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संशोधन किया गया, इसे दल बदल निरोधक कानून कहा गया, और इसके बाद 91वें संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित इसको किया गया है। तो ये एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने और लिख दिया, आपकी बुक में अलग से आर्टिकल दे रखा है 109, तो अलग बुक में जो भी है वो आ सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 109 क्या कहता है, अनुच्छेद 109 में क्या लिखा है। तो आंसर होगा कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया, फर्स्ट, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। इतना सही है वैसे तो, हालांकि मैंने बता दिया होगा कि धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं मतलब धन विधेयक को लोकसभा में पास किया जाएगा, ये है कहने का मतलब। तो सोशल प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, फर्स्ट, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, या फिर राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का पहले क्या नाम था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इस तरीके से काफ़ी ईजी है और ये अपना बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, पूरी की पूरी थ्योरी थी, बहुत सारी बातें थी, मैंने बहुत आपको चार्ट बताए हैं। इतनी और इतनी मतलब दोनों लैंग्वेज में परफेक्ट नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये मेरा चैलेंज है। बहुत ही मेहनत लगती है, एक एक लाइन को पहले पढ़ना पड़ता है, उसमें अंडरलाइन करना पड़ता है, फिर बोर्ड पे लिखा जाता है, फिर उसमें आपको मैं अभी भी कुछ MCQs भी तैयार कर रहा हूँ उनके, फिर आपके टेस्ट होंगे। टाइम मुझे जितना मिलेगा, जो जितने चैप्टर कराऊंगा उनके बाहर तो कुछ जाएगा नहीं, बस आपको जो मैं कराता जा रहा हूँ उनको करते रहना है, जैसा मैं कहूँ वैसा करना है, इसका आपको पूरा फ़ायदा लेना है। जितनी बातें एक्स्ट्रा लिख रहे हैं उतनी तो आपको साथ में एक्स्ट्रा बातें भी याद करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब अपन क्वेश्चन आंसर और करेंगे, वो भी अपन जल्द कर लेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये चार्ट भी आप देख लो, हालांकि चार्ट मैंने बनवा दिया, लेकिन ये वही चीज़ है जो मैंने पूरी आपको समझाई थी, एक बार देखो। हालांकि बनाना नहीं है, नहीं को इसको रटना है, बस समझ लो कि जनता की इच्छा होनी चाहिए। जैसे अभी जनता के खिलाफ किसान बिल आया था, आपने अभी एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रेजेंट में, तो जनता ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि हमें बिल चाहिए ही नहीं, तो बिल वापस हो गया। पता है ना, अभी बिल वापस हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों पास हो गया, बिल वापस रिटर्न गवर्नमेंट को लेना पड़ा। तो मैंने कि जनता की इच्छा तो होनी चाहिए, जनता की बिना इच्छा आप कोई बिल नहीं ला सकते। तो पहली बात जनता की इच्छा, ठीक है। अब उतना सा देखना जनता की इच्छा, फिर आपको नीचे आना है, जहाँ विधेयक लिखा हुआ है ना, विधेयक यानी कि ऊपर तो पीपल इनपुट तो देख लिया, फिर नीचे देखो बिल, जो ऊपर से बीच में सीख है बिल लिखा हुआ है, बिल बिल यानी कि विधेयक। उसके बाद में ये जो एरो बना हुआ है, विधेयक के बाद में आपको जाना है, पढ़ना है, मतलब कि विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी एक सदन में पेश किया जाता है। इंट्रोडक्शन इन आइदर हाउस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल, अगर नॉन मनी बिल है मतलब धन विधेयक नहीं है तो किसी भी हाउस में इसको भेज सकते हैं। हालांकि अपन पढ़ चुके, आपको याद नहीं करना, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ कि आप ये कहीं सोचो कि हमारा चार्ट रह गया, तो रहा नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद में ये जाएगा ऊपर, ऊपर का मतलब कि विधेयक समिति के पास भेजा जाता है या उस पर सदन में चर्चा होती है। बिल्कुल सही बात है, पहले विधेयक था, उसको चेक करना है बिल को कि बिल कैसा है, पता किया तो नॉन मनी बिल था, यानी कि धन विधेयक नहीं था, तो उसको क्या कर लिया, तो उस पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में कमेटियों के पास में गया, जो मैंने आज पढ़ी थी ना, कमेटियाँ, समितियाँ, यानी कि कमेटी गिव्स रिपोर्ट, तो समितियाँ रिपोर्ट देती है कि हाँ ठीक है, मतलब वो सुनवाई कर लेते हैं, हाँ हमें ठीक लगा। अब ऊपर से जनता की इच्छा के हर बार एरो आ रहा है, इसका मतलब समिति क्या करेगी, समितियां जो हैं वो कमेटियां क्या रिपोर्ट देगी, वो जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट देगी। समझ रहे हो ना, ऊपर जो एरो आ रहे हैं ना, बार बार तीर के निशान आ रहे हैं, उसका मतलब ये कि अगर कमेटी भी उसको पढ़ेगी ना बिल को, तो जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए, ये ध्यान रखना, ठीक है।
उसके बाद में नीचे जाएगा कि सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, वो सदन पर डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि हाउस में और मे नॉट एक्सेप्ट द बिल, बिल्कुल सही। रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट को? जो समितियां देगी उस रिपोर्ट को माने या नहीं माने, वो आज अपन ने पढ़ लिया था कि हालांकि लगभग तो मान लेती है, लेकिन हो सकता है ना भी माने। उसके बाद में डिटेल डिस्कशन ऑफ बिल इन द हाउस, फिर उसके बाद में सदन पर उसकी विस्तृत चर्चा होगी, यानी कि बिल को पास करवाई जाएगा बहुमत के साथ, मेजोरिटी के साथ में। फिर बिल इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, हो सकता है कि दूसरे उसको बिल या तो पारित हो जाएगा या फिर रद्द हो जाएगा, बिल्कुल सही। या तो उसको यस मान लिया जाएगा, फिर उसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि विधेयक या तो पारित होगा या फिर रद्द हो जाएगा। चलो अगर पारित हुआ या नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर भी दूसरे सदन में तो भेजेंगे, सेंड टू द अदर हाउस, यानी कि दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भेजने के बाद में दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी दे सकता है या फिर कोई सुझाव दे देगा, वो भी मैंने पढ़ा था। यानी राज्यसभा या तो उसको मान लेगी या फिर कोई अपना कोई चेंजेस कर देगी, वो भी सुझाव भेज सकता है, ठीक है। यानी अदर हाउस अप्रूव या फिर गिव्स रिकमेंडेशन। उसके बाद में जॉइंट, अगर ऐसे माहौल बन गया कि दोनों सदनों में तनातनी हो गई, मतलब दोनों बात मान नहीं रहे, तो फिर जॉइंट सेशन होगा। मैं आज सब कुछ बता चुका आपको, इसीलिए मैंने लास्ट में पढ़ाया इसको, ताकि सारी बातें समझ में आए। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इफ़ रिक्वायर्ड, ब्रैकेट में क्या लिखा, इफ़ रिक्वायर्ड, यानी कि जरूरत पड़ी तो, ठीक है। जरूरत पड़ने पर संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जो कौन बुलाएंगे, राष्ट्रपति जी बुलाएंगे। तो इसके बाद में अगर वो जॉइंट सेशन से काम मामला शांत हो गया तो ठीक है, अब जाएगी राष्ट्रपति जी के पास में, तो राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी देता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। यानी प्रेसिडेंट अप्रूव्स और सेंड्स बैक फॉर रिकंसिडरेशन, या तो वो उसको मंजूरी यानी यस कर देता है या फिर थोड़ी बहुत चेंजेस के लिए, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और उसके बाद में बिल बिकम्स लॉ, विधेयक कानून बन जाता है। तो सिंपल है, बिल से शुरू करना है और बिल बिकम्स लॉ पे लाके खड़ा खत्म कर देना है, विधेयक से शुरू करना है और विधेयक कानून बन जाता है, यहाँ पर आगे खत्म होना है। सारी बातें मैंने बता रखी है, लेकिन इस चार्ट को मैं अगर पहले बताता तो आपको नहीं पता चलता कमेटियाँ क्या होती है, आपको नहीं पता चलता कि क्या बिल होता है, क्या सदन होते हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में समझा, ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल अपना चैप्टर फिनिश बहुत ही शानदार तरीके से कर लिया। आपके एग्जाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।